मैं अजय राज तोमर आज आपके लिए लेकर आया हूं पुराने पन्नों से मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत। आइए सुनते हैं सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक ना एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वो नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या जांचती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वो इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर ची जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाहना थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नॉन तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपया का आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौड़ी हूं कि वो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला? तो अब मेरी भला काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि ये गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर बाद वो जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है, अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जैसी इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, ये सब नखरे हैं, क्या कर हाथ पांव जोड़े मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो जी, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वो कितनी घमंडिन है, वो मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा ना थी। वो जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू का उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में ये कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। ये घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि परुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वो इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी। रामू ने इतना भी ना कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वो रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी ये दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी
वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वो समझ ना सका कि वो चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वो जाना भी ना चाहती थी। वो दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वो इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वो यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वो घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वो गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहां किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें? फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूं, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वो बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वो रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वो कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, ये यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबाते थे। वो रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूं। वो अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूस देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो या पति हो, तुम ही हो। मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर उस पर जुआ रखवाते हैं, और कैसा जी तोड़ काम करते हैं ये वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वो तो पहले ही काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर कहने चाहिए, नई दुल्हन यूं कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वो एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ हद परवाह नहीं है। पर वो आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जा जाकर देखा, वो कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई।
इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वो शाप दिया था। अब वो जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी तो टोटा ही रहा। खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना, रामू बहुत बीमार है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वो चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी ये दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी, रामू का गांव, को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे, आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा, वो आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों के वो सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं? जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं थी। वो क्यों रोएगी? बाद में मालूम पड़ेगा।